Hello my dear students, welcome to Kalyani Juniors. So today in this session we are going to discuss class 8 NCERT chapter 2. तो chapter 2 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी पैटर्न में हम चैप्टर 2 को भी डिस्कस करेंगे. वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग समझेंगे. उसके बाद हम जो कंप्रहेंशन चेक दिया होता है उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 2 को. यदि आप इसकी हेडिंग देखें तो चैप्टर 2 का जो नाम है, जो टाइटल है, वो है द सुनामी. तो यहाँ पे कुछ डिज़ास्ट्रस एक चीज़ की बात करने वाले हैं हम, जो कि है सुनामी. सुनामी की बात करेंगे हम. उसको स्टार्ट करने से पहले आप एनसीईआरटी की चैप्टर को जब ओपन करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बिफोर यू रीड. तो बिफोर यू रीड स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर दो मैप्स नज़र आ रहे हैं. ये जो मैप हैं ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मैप हैं. यदि सुनामी की बात की जाए तो सुनामी के बारे में बोला जाता है कि ये इंडोनेशिया से स्टार्ट हुआ था. इसका जो एपी सेंटर था वो इंडोनेशिया था. 2004 में 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया से ये जो सुनामी वेव्स हैं, ये सुनामी डिज़ास्टर स्टार्ट हुआ था. और इंडिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से आइलैंड्स हुए थे? तो इंडिया के जो इफेक्टेड आइलैंड्स हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स थे. बोला जाता है कि जो इंडियन ओशियन है वही सेंटर हुआ करता था इस सुनामी का. तो ये जो सुनामी है ये एक्चुअल में है क्या? एक प्रकार का तूफान था, या फिर आप बोल सकते हैं कि ह्यूज वेव्स, जो इतनी ज़्यादा ह्यूज वेव्स आई जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने अंदर समेट लिया. मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था इन वेव्स ने. इसका कारण क्या था? इसका कारण था अर्थक्वेक. तो आप जनरली देखते हैं कि अर्थक्वेक जब ज़मीन पे आता है तो भी वो बहुत डिज़ास्टर करता है. और ये जो अर्थक्वेक था ये समुद्र के अंदर आया था, और जिस ओशन में ये अर्थक्वेक आया था वो था इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन में ही आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं. तो इंडिया में देखा जाए तो ये जो दोनों आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था. मैं बोल रही हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये केवल दो आइलैंड्स नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप आपको नज़र आता है, जिसको आप आर्किपेलागो भी बोलते हैं. तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, आप अंडमान आइलैंड्स की बात करें तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान आपको नज़र आ रहा है, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अंडमान सी, उसके बाद लिटिल अंडमान जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये पूरा अंडमान सी है और इसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं. इतने सारे आइलैंड्स हैं. निकोबार आइलैंड्स की बात की जाए तो कार निकोबार आपको नज़र आ रहा है. ये पूरा इंडियन ओशन नज़र आ रहा है. इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आइलैंड्स हैं आपके सामने. तरासा जो है वो यहाँ है. कच्चाल यहाँ पर है. तो आज हम जो स्टोरीज़ पढ़ेंगे उसमें कच्चाल का भी एक इंसिडेंस आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा नॉन काउरी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है. लिटिल निकोबार आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है, और ग्रेट निकोबार ये दिख रहा है. जो छोटा सा ये लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ग्रेट निकोबार है. तो ये पूरा पार्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का. आज ये जो सुनामी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो हम बहुत सारी इसमें स्टोरीज़ पढ़ने वाले, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो एक्चुअल में जो लोग हैं जिन्होंने सरवाइव किया या फिर जिनकी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाई, और जैसे तैसे करके वो अपना जीवन जी रहे हैं. फिर से उन्होंने अपने जीवन को पटरी पर लाए और अपने जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं. वो अपने अपनों के बिना भी जी रहे हैं. इतने बड़े डिजास्टर को देखने के बाद भी उनमें ये हिम्मत है कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट पाए. तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स को हम देखेंगे जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को. हमारे चैप्टर फर्स्ट को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए. सबसे पहले बोला गया है कि सुनामी एक्चुअल में है क्या. तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स. तो एक बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल वेव जो अर्थक्वेक्स के द्वारा ओरिजिनेट हुई. कहाँ पर? अर्थक्वेक्स अंडर द सी. कभी ओरिजिनेट हुई थी? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने सबसे पहले हिट किया था थाईलैंड को और इंडिया के कुछ पार्ट्स को. इंडिया के पार्ट्स में से आते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो जो कहानियाँ हम देखने वाले हैं वो थाईलैंड और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की ही कहानियाँ देखने वाले हैं. तमिलनाडु जो कोस्ट है उसको भी इसने हिट किया था. Here are some stories of courage and survival. इसके अलावा आप एक और बात देखने वाले हो. ये जो पूरा चैप्टर है फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आप इसमें ये भी देखेंगे कि क्या सिर्फ ह्यूमंस को ही नुकसान हुआ था, क्योंकि हमने तो अभी बोला कि सुनामी के वेव्स के रास्ते में जो भी आ रहा था उसको ये डिवास्टेट करते हुए अपने साथ लेके जा रही थी, ये जो सुनामी की लहरें हैं. लेकिन क्या एनिमल्स को कोई फ़र्क पड़ा था? क्या एनिमल्स को कोई हार्म हुआ था? तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस चैप्टर में देखेंगे. सुनामी के बारे में आप एक और बात देख सकते हैं. ये जो सुनामी शब्द है इसका नाम, ये जो वेव्स हुआ था, ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ, इसका नाम उन्होंने सुनामी ही क्यों रखा? ये सुनामी एक जापानीज शब्द है. सुनामी 2 शब्दों से मिलके बना है. एक तो आपको दिख रहा है सू, इसको प्रोनाउंस किया जाता है सू,
और इसके अलावा एक और दिख रहा है नामी, तो सू और नामी। सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव, ये जो सू है इसका मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव्स। तो हार्बर वेव्स क्या हुई, हार्बर उस प्लेस को बोला जाता है, दो टाइप के मीनिंग्स निकलते हैं हार्बर शब्द के। हार्बर उस प्लेस को बोला जाता है जहाँ पर शिप्स को बांधा जाता है, तो जो किनारा है समुद्र का जहाँ पर पानी की डेप्थ कम होती है और जहाँ पर शिप्स को रखा जाता है उस प्लेस को हार्बर बोलते हैं। इसके अलावा एक और सेंस में मटीरियल नाउन के, एक और सेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में भी हार्बर शब्द का मीनिंग है। वहाँ पर हार्बर का मतलब ये रहता है कि ऐसा डिस्ट्रक्शन जो काफ़ी समय से छुपा हुआ था। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के माइंड में बहुत सारी फीलिंग्स बहुत सारे दिनों से छुपी हुई हैं, दफन है, वो उनको बाहर नहीं आने दे रहा है, और अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि उसके सब्र का बांध टूटता है और वो फीलिंग्स निकल के आती हैं, तो वो एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन के रूप में निकल के आती हैं। तो ऐसा ही कुछ अर्थक्वेक में हुआ था, जब ये सुनामी डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उस समय भी ऐसा माना जाता है कि शायद ये जो अर्थक्वेक है ये काफ़ी पहले आना चाहिए था, लेकिन बहुत समय तक ये समुद्र के नीचे कंट्रोल में था, और अचानक से जब ये पेशेंस टूटता है और ये अर्थक्वेक बहुत तेज़ी से आता है तो इतना मेजर डिस्ट्रक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसी डिस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी कैरेक्टर्स को भी हम देखेंगे, उन सभी स्टोरीज़ को भी हम देखेंगे। पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं हम द सुनामी का। ये जो स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ आप देखिए कहाँ पर हैं, अंडमान और निकोबार के आर्किपेलागो में है। यहाँ पर वर्ड आया एक आर्किपेलागो, तो आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। तो बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप और उसके सराउंडिंग सी को कंबाइनली आर्किपेलागो बोला जाता है। अब यहाँ पर आगे एक कैरेक्टर का नाम आया है जो कि है इग्निशियस। तो बोला जा रहा है इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चाल। तो इग्निशियस कौन है, मैनेजर एक हुआ करते थे, एक आम व्यक्ति का नाम आपको दिख रहा है इग्निशियस, जो एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी, कच्चाल। कच्चाल अभी थोड़ी देर पहले आपने निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप में देखा था कच्चाल, तो कच्चाल एक आइलैंड है, उस कच्चाल आइलैंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर हुआ करते थे इग्निशियस। एक दिन ऐसा हुआ कि ये सो रहे थे और अचानक से हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उनकी वाइफ ने उन्हें सुबह 6 बजे जगाया, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्हें अर्थक्वेक फेल्ट हुआ था। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप, शेकिंग ऑफ लैंड को आप अर्थक्वेक बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो जो कंपन उनको फील हुआ उनकी वाइफ को, इग्निशियस की वाइफ को, तो उन्होंने जाके इग्निशियस को उठाया, और ये समय क्या हो रहा था, सुबह के 6 बज रहे थे इस समय। इसके आगे लिखा हुआ है कि इग्निशियस ने क्या किया, तो इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। अब इग्निशियस को ये लगा कि ये कोई भूकंप है, ऑब्वियसली भूकंप के झटके ही महसूस हुए थे, तो इन्होंने यही सोचा कि ये भूकंप है। तो इग्निशियस ने, जनरली होता है कि जो कीमती चीज़ें होती हैं हमारे घर में उनको बचाने की कोशिश करते हैं, तो इग्निशियस ने टेबल के टॉप पर से जो टेलीविजन सेट रखा हुआ था उसको उतार के ग्राउंड पर रख दिया कि कहीं ये फूट ना जाए। इसके बाद ये क्या करते हैं, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। अब देखिए आपको भी सिखाया गया होगा स्कूल में कि जब भी अर्थक्वेक वाली कंडीशन होती है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ कंबाइनली कहाँ आ जाएं, ग्राउंड में आ जाएं, मतलब बाहर के एरिया में आ जाए, खुले मैदान में हम लोग आ जाएं, ताकि हमारे ऊपर कुछ गिरे नहीं और हमें कोई क्षति ना पहुंचे, कोई चोट ना लगे। इसके अलावा यदि आपके पास समय नहीं रहता है बाहर निकलने का, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में जो भी भारी वस्तुएं हैं, कोई भारी फर्नीचर है, उसके नीचे आपको बैठ जाना चाहिए ताकि आपके हेड को कोई चोट ना लगे। तो डाइनिंग टेबल है जो बहुत मजबूत है, या फिर आप बेड बोल सकते हैं जो बहुत मजबूत है, कोई टेबल है जो बहुत मजबूत है, उसके नीचे आप छुप सकते हैं ताकि आपके हेड को चोट ना लगे। तो ये चीज़ें की जाती हैं, आपने स्कूल में भी सीखा होगा। तो यहाँ पर ये जो इग्निशियस की फैमिली है, ये इग्निशियस की फैमिली क्या करती है कि ये सब रश आउट हो जाते हैं हाउस के, दौड़ के जल्दी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड, ट्रिमर्स मतलब शॉक लग ही रहे हैं, मतलब अर्थक्वेक के झटके आ ही रहे हैं, स्लाइड झटके पहले आ रहे थे, तो ये जो स्लाइड शेक्स हैं ये जैसे ही रुकते हैं, दे सॉ द सी राइजिंग, इन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो समुद्र ऊपर की तरफ उठ रहा है। मतलब पहले तो आइलैंड में जहाँ पर लैंड वाला एरिया है वहाँ पर स्लाइड कंपन होना स्टार्ट होता है, स्लाइड ट्रिमर्स आते हैं। उसके बाद इन्होंने देखा कि समुद्र में बहुत बड़े भूकंप आ रहे हैं, ज़्यादा बड़े झटके आ रहे हैं, जिसकी वजह से वेव्स राइज हो रही हैं।
तो एक बहुत बड़ी सी वेव राइज होती हुई इनको नज़र आती है। अब ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली घबरा जाएंगे। तो इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, ये जो केओस शब्द है, इस केओस शब्द का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो इन द केओस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। अब देखिए जो इग्निशियस है, इग्निशियस के टोटल 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों में से 2 बच्चे क्या करते हैं, इनकी वाइफ के जो पिता हैं और इनकी वाइफ के जो भाई हैं उनका हाथ पकड़ के भागने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब बोला जाएगा कि बच्चों के मामा और बच्चों के जो नाना जी हैं उनके साथ दौड़ने लगते हैं वो 2 बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ही नेवर सॉ देम अगेन, और अब इन सबको इन्होंने नहीं देखा। तो आप एक तरीके से यहाँ तक ये समझ सकते हैं कि इग्निशियस ने किस किस को खो दिया। उन्होंने अपनी वाइफ के ब्रदर को खो दिया, उन्होंने अपनी वाइफ के फादर को भी खो दिया और उन्होंने अपने 2 बच्चों को खो दिया। अब आगे देखें हम, तो आगे ये आता है इस स्टोरी में कि उनकी वाइफ ने, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। इसके अलावा थोड़ी समय बाद ऐसा आता है कि लहरों के साथ ही उनकी वाइफ भी स्वेप्ट अवे हो जाती है, मतलब उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती हैं। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड। उनके साथ जो 3 बच्चे आए थे केवल वो ही सेव होते हैं। तो यहाँ से आप कंक्लूड एक बार कीजिए कि इग्निशियस की फैमिली में क्या क्या नुकसान हुआ, किन किन लोगों को खोया इग्निशियस ने। तो इग्निशियस ने अपने 2 बच्चों को खोया, अपनी वाइफ को खोया, वाइफ के ब्रदर को भी खो दिया और वाइफ के फादर को भी खो दिया। तो ओवरऑल 5 मेंबर्स को इन्होंने अपनी फैमिली में खोया। आगे एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रही है स्टोरी, जो कि है संजीव। तो संजीव भी कटचाल में ही रहते थे और ये एक पुलिसमैन थे। उनके बारे में लिखा हुआ है, संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कटचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ये जो कटचाल है, यहाँ पर संजीव क्या थे, एक पुलिसमैन हुआ करते थे। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। इन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया कि वो खुद को बचा लें बड़ी बड़ी लहरों से। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, और साथ में इन्होंने अपनी वाइफ और अपनी बेबी डॉटर को भी बचा लिया फ्रॉम द वेव्स। ये जो वेव्स थी, इन वेव्स से इन्होंने सबको बचा लिया। मतलब संजीव की लकीली जो पूरी फैमिली है वो पूरी फैमिली सेव हो गई। आगे देखिए, बट दैन, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बट दैन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन सडनली इन्हें कोई पहचानी हुई सी आवाज़ आती है, उसके स्क्रीम्स, उसकी चीख नज़र आती, सुनाई देती है। किसकी चीख थी ये, तो इनके गेस्ट हाउस का एक कुक था जिसका नाम है जॉन। तो जॉन की वाइफ की पुकार, चीख पुकार इनको सुनाई देती है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। अब संजीव क्या करते हैं, एक नॉर्मल पुलिसमैन की तरह, पुलिसमैन का काम क्या है, उनका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। तो अपना फ़र्ज़ निभाते हुए जो संजीव हैं वो वेव्स में कूद जाते हैं, वाटर में कूद जाते हैं। लेकिन बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही डेथ हो जाती है। तो एट लास्ट संजीव का के बारे में बोला गया था कि संजीव ने अपनी पूरी फैमिली को, खुद को भी बचा लिया था, अपनी वाइफ को भी बचा लिया था और अपनी बेबी डॉटर को भी बचा लिया था। लेकिन आखिरी में अपने गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ को बचाने के लिए जब वो जाते हैं आगे, जब वो कूदते हैं वेव्स में, तो वो खुद को नहीं बचा पाते और उस वाइफ को भी नहीं बचा पाते, वो उस लेडी को भी नहीं बचा पाते। तो ये पूरी कहानी आपने 2 कैरेक्टर्स अभी तक यहाँ पर देखे, एक है इग्निशियस जो मैनेजर थे और दूसरा आपने देखे संजीव जो कि एक पुलिसमैन हुआ करते थे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितनी डिस्ट्रक्टिव ये वेव्स थी और कितने लोगों ने अपनों को खोया है। यहाँ पर आगे एक 13 ईयर ओल्ड लड़की के बारे में बात हो रही है। तो 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो देखिए टोटल 77 पीपल के साथ में 13 ईयर ओल्ड मेघना और उसके पेरेंट्स जो मम्मी पापा हैं वो सब स्वेप्ट हो जाते हैं ये बड़ी बड़ी वेव्स में। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो समुद्र में है। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने क्या किया, 2 days उसने फ्लोटिंग इन द सी, मतलब उसको एक वुडन डोर मिल गया था, उस वुडन डोर को उसने पकड़ा, उस वुडन डोर के ऊपर उसने क्लाइम किया और इस तरीके से वो फ्लोट करती रही समुद्र की लहरों पर 2 दिनों तक। आप सोच सकते हैं कि वो कोई नदी नहीं थी, वो कोई रिवर नहीं थी, वो सी था और सी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं और जब भूकंप आ रहा है तब क्या हालत होगी। और इस हालत में ये जो 13 ईयर ओल्ड मेघना है, इसने अपने आप को 2 दिन तक कैसे बचाया, उसने अपने आप को 2 दिन तक बचाया इस वुडन डोर पर लेटे हुए, ना कुछ खाया उसने ना कुछ पिया।
आगे आप देखें, अब वहाँ पर लेटे लेटे, अब देखिए 2 दिनों तक ये इस हालत में है, उसे ठंड भी महसूस हो रही होगी, फेंट भी ये थोड़ा हो गई होगी। छोटी सी बच्ची है, ये 13 ईयर ओल्ड है, इसने 11 बार अपने ऊपर हेलीकॉप्टर्स को देखा। यही चीज़ लिखी हुई है, 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, अपने सर के ऊपर 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो वो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी नज़र मेघना पर नहीं पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा समुद्र है और हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, तो उसे छोटी सी मेघना, वो छोटा सा वुडन डोर नज़र नहीं आया। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, अब वो शोर पर आ गई, किनारे पर आ गई एक वेव के थ्रू। वो कुछ नहीं कर रही है, वो वुडन डोर फ्लोट होता जा रहा है और ऐसे ही फ्लोट होते होते 2 दिन के बाद वो एक शोर पर आ जाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, उसके बाद लोगों को वो मिलती है सी शोर पर, मतलब समुद्र के किनारे पर वॉक करती हुई, इन अ डेज। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है डेज। डेज का मतलब क्या होता है? डेज का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली और शॉक वाली स्थिति है। अब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि 77 पीपल उस समय थे, इसके मम्मी पापा भी थे मेघना के, और छोटी सी बच्ची है जो कि 13 ईयर्स ओल्ड है, ये अपने माता पिता से बिछड़ चुकी है। इसे नहीं पता कि माता पिता जीवित है या नहीं, ये दुनिया में कभी, जीवन में कभी उन्हें दोबारा देख पाएगी या नहीं। तो एक तरीके से शॉक की स्थिति में है ये बच्ची, और ये लोगों को मिलती है डेज में, मतलब एक शॉक की स्थिति में घूमते हुए सी शोर पर। तो ये कहानी हुई मेघना की। तो अभी तक आप 3 कैरेक्टर्स देख चुके हैं जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। अब चौथा कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है अलमस जावेद। अलमस जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। जो अलमस जावेद है वो एक बच्ची का नाम है, और ये कितने साल की है? ये 10 साल की बच्ची है, 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स इनकी एज है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। ये जो है ये कहाँ रहती थी? ये पोर्ट ब्लेयर में रहती थी और कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में ये पढ़ा करती थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ इनके पिता का एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड। इनकी माँ जिनका नाम है राहिला, तो राहिला का जो घर है वो कहाँ था? नैनकाउरी आइलैंड में था। मतलब आप देख सकते हैं अलमस जावेद के जो नाना नानी का घर था वो कहाँ पर था? नैनकाउरी आइलैंड में था। नैनकाउरी आइलैंड कहाँ देखा था आपने? निकोबार आइलैंड्स में देखा था, ठीक है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब ये पोर्ट ब्लेयर से नैनकाउरी क्यों गई थी? राहिला भी नैनकाउरी गई थी, अलमस जावेद भी गई थी, और अलमस जावेद के पिता भी गए थे। तो ये लोग क्यों गए थे नैनकाउरी में? ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। रहते तो ये पोर्ट ब्लेयर में थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि when the tremors came early in the morning, जब सुबह सुबह ये झटके लगना शुरू हुए, ये ट्रिमर्स आना शुरू हुए, the family was sleeping। उस समय क्या था कि ये पूरी फैमिली सो रही थी। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अल्मास फादर ने सी वाटर को रिसीड होते हुए देखा। रिसीड का मतलब है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। आपने देखा होगा कि जनरल कंडीशंस में जो सी होता है तो सी पहले शोर तक आता है, आगे तक थोड़ा आता है, फिर वापस पीछे की तरफ जाता है। तो इन्होंने क्या देखा, अल्मास के पिता ने, कि वो जो सी शोर की लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे तक चली गई हैं, नॉर्मल कंडीशंस में जैसे जाती हैं उससे भी ज़्यादा पीछे तक चली गई हैं। तो अल्मास के जो पिता हैं उनको कुछ कंफ्यूजन्स आए। यहाँ पर क्या लिखा है आगे? ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। उनको ये बात समझ में आई कि वाटर अब फिर से दोबारा आगे की तरफ आएगा और ये बहुत तेज़ फोर्स के साथ आएगा, बहुत तेज़ी से आगे आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। अब ये जो अल्मास के पिता है इन्होंने क्या किया? सबको उठाया और कोशिश की कि ये सबके साथ में किसी सेफ प्लेस पर चले जाएं और सबको सेफ कर दें, पूरी फैमिली को ये सेफ कर दें। आगे क्या होता है? As they ran, her grandfather was hit on head by something and he fell down। जब ये लोग भाग रहे थे तो अल्मस के जो दादाजी थे, जो ग्रैंडफादर थे, मतलब इनके पिता के भी जो पिता थे, उनके सर पर कुछ हिट करता है और वो गिर जाते हैं। अब ऑब्वियसली बेटा क्या करेगा, मतलब अल्मस के पिता क्या करेंगे? वो उनको बचाने के लिए जाएंगे। तो हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। उनके पिता जाते हैं दादाजी को बचाने के लिए, अल्मस के पापा जा रहे हैं उनके पापा को बचाने के लिए, ठीक है। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, और उसी समय अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी जायंट सी वेव आती है, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो क्या करती है? उन दोनों को बहा कर ले जाती है। तो यहाँ पर आप अल्मस के बारे में देखें तो अल्मस ने किस किस को खो दिया है? इसने अपने पिता को खो दिया है और अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादाजी को भी खो दिया है।
अल्मास मदर के बारे में हम देखें तो देखिए आगे आप देखिए, तो अल्मास की जो माँ है, अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अब अल्मास की माँ, उनकी जो आंट्स हैं, उनकी जो बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव्स हैं, जो आंट्स हैं, वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़ के ये लोग खड़े हो गए सी वेव से बचने के लिए, और ये क्या कर रहे थे, उसको बुला रहे थे अपने पास, कॉलिंग आउट टू हर, मतलब ये अल्मास को अपने पास बुला रहे थे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और ये जो वेव है इसने ट्री को अपरूट कर दिया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कोकोनट ट्री कितना बड़ा होता है, वो ज़मीन के अंदर भी कितने नीचे तक उसकी जड़ें होती हैं, लेकिन ये वेव्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इन्होंने इतने पुराने और इतने बड़े पेड़ को भी अपरूट कर दिया, गिरा दिया, पूरा ज़मीन से ही निकाल दिया। अब इसके साथ क्या होगा कि अल्मास और उसकी जो आंट्स हैं वो भी वेव्स के साथ चली जाएंगी, एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। आगे यही लिखा है कि वो दोनों की भी डेथ हो जाती है और वो दोनों भी चली जाते हैं। तो अल्मास ने किस किस को खो दिया, पहले वो अपने पिता को खो चुकी है, अपने ग्रैंडफादर को खो चुकी है, अब उसने अपनी माँ और अपनी आंट्स को भी खो दिया है। आगे देखिए, उसी समय क्या होता है कि अल्मास को एक लॉग ऑफ वुड नज़र आता है, यही लिखा हुआ है, अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एक तैरता हुआ लॉग ऑफ वुड नज़र आता है। लॉग मतलब आप बोल देंगे कि कुछ भी पीस ऑफ वुड बड़ा सा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, इसने क्या किया, उस पर क्लाइम कर लिया। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फेंट का मतलब क्या हो गया, बेहोश हो जाना। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोटा, और जब ये जागती हैं, जब इनकी नींद खुलती है तो ये कहाँ पर अपने आप को पाती हैं, कामोटा के एक हॉस्पिटल में पाती हैं। ये कामोटा भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर यहाँ इनसे पूछा जाता है कहाँ की हैं, पोर्ट ब्लेयर की हैं, तो फिर इलाज के बाद कामोटा से इनको छोड़ दिया जाता है पोर्ट ब्लेयर। The little girl does not want to talk about the incident with anyone। ये जो छोटी सी बच्ची है प्यारी सी जिसका नाम है अल्मास, ये किसी से इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती और कोई बात नहीं करती। शी इज़ स्टिल ट्रामेटाइज्ड, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वो अभी तक ट्रॉमा में है। उसने इतना बड़ा डिवास्टेशन देखा, वो भी 10 साल की उम्र में। उसने अपने मम्मी को खो दिया, अपनी आंट्स को खो दिया, अपने पापा को खो दिया, अपने दादाजी को खो दिया, मतलब अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा ट्रॉमा में है। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब एक्चुअल में यहाँ पर लिखा हुआ है तो ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, तो बहुत ज़्यादा शॉक में होना और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में होना, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ट्रॉमेटाइज्ड। तो अल्मास जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। आगे आप देखें तो कंप्रहेंशन चेक दिया हुआ है, ये पार्ट फर्स्ट आपका यहाँ पर पूरा होता है। कंप्रहेंशन चेक में यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स नहीं है, बल्कि आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट्स दिए हैं कुछ, आपको बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। अब बताइए ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बोला जा रहा है कि इग्नेशियस ने अपनी पत्नी को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया, his father-in-law अपने ससुर को खोया, and his brother-in-law और अपने वाइफ के ब्रदर को भी खो दिया इन द सुनामी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आपने देखा था इग्नेशियस के जो 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे थे इनके टोटल, तो 2 बच्चे क्या करते हैं, अपने मामा जी और नाना जी का हाथ पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और उनको इग्नेशियस ने फिर दोबारा कभी नहीं देखा। मतलब 4 लोग जा रहे थे, तो मामा, नाना और 2 बच्चे जा रहे थे, तो क्या हो गए वो, इग्नेशियस के ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ और 2 बच्चे हो गए। उसके बाद ये देखते हैं कि एक जायंट सी वेव आती है जो इनकी वाइफ को भी बहा कर ले जाती है, मतलब इन्होंने अपनी वाइफ को भी खो दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। क्या संजीव सुनामी में बच गए थे? देखिए स्टार्टिंग में तो ये लिखा हुआ था कि संजीव ने अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी बेटी को बचा लिया था, लेकिन आगे आपने देखा कि गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ को बचाने के लिए जब ये पानी में कूदे थे तब ये ना उस लेडी को बचा पाए ना ये खुद बच पाए, तो संजीव की डेथ हो गई थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ है। ही कुड नॉट मेक इट टू सेफ्टी, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए तो थर्ड स्टेटमेंट अब आपका कह रहा है मेघना के बारे में है। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। रिलीफ हेलीकॉप्टर क्या होता है, जब भी ऐसी कोई त्रासदी आती है, कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो गवर्नमेंट के थ्रू और कुछ एनजीओज के थ्रू क्या चलाए जाते हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स चलाए जाते हैं लोगों को बचाने के लिए या फिर उन तक फूड मटीरियल पहुँचाने के लिए, कुछ सेफ्टी मेजर्स पहुँचाने के लिए। तो ये रिलीफ हेलीकॉप्टर ने क्या मेघना को बचा लिया था? तो बिल्कुल ये जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है इसने मेघना को बचा लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या
रिलीफ हेलीकॉप्टर ने मेघना को बचा लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपने स्टोरी में देखा कि रिलीफ हेलीकॉप्टर कितनी बार दिखा था मेघना को, 11 बार दिखा था, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर मेघना को स्पॉट नहीं कर पाया इतनी बड़ी सी में। उसके बाद फ्लोट होते होते अपने आप ही वो जो लॉग था वो जाता है सी शोर पर, मेघना वहाँ पर उतरती है और लोगों को फिर मिलती है वो किनारे पर घूमती हुई। तो रिलीफ हेलीकॉप्टर ने इसको नहीं बचाया था, तो इसका ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। आगे लिखा हुआ है अल्माज फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्माज के पिता को ये रियलाइजेशन हुआ था कि सुनामी हिट करने वाली आइलैंड को, बिल्कुल हुआ था। उसके बाद ही उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बचाया था, उठाया था, जगाया था और वो सेफ्टी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे लिखा है हर फादर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। अल्माज के ही मदर और आंट्स के बारे में बोला जा रहा है। तो क्या ऐसा हुआ था कि उसकी मदर और आंट्स वॉश अवे हो गई थी जब वो होल्ड कर रही थी कोकोनट ट्री की लीव्स को? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा ही हुआ था अल्माज की मदर और आंट्स के सामने, और ये पूरा इंसिडेंस अल्माज के सामने हुआ था। स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, इसीलिए अल्माज इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थी। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है, इस पार्ट फर्स्ट में आपने कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर्स देखे और आपने देखा कि किस तरीके से सुनामी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में त्रासदी को मचाया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतने बड़े अमाउंट में डिवास्टेशन किया था। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।